नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं 17th अमेंडमेंट 1964 की। ये वही अमेंडमेंट है जिसे आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में चैलेंज किया गया था। इसी के बाद वो लैंडमार्क जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फंडामेंटल राइट जो है वो नॉन अमेंडेबल है, उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को और ज्यादा लिमिटेड राइट कर दिया, यानी लोगों से इस राइट को और ज्यादा छीन लिया। तो जानेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था 17th अमेंडमेंट एक्ट में, क्या क्या गवर्नमेंट के प्रोपोजिशंस थे, कैसे पार्लियामेंट ने इसे पास किया और क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट ने आईसी गोलकनाथ में इस तरह से रिस्पॉन्ड किया। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू पे आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं आप उनके पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 की। एग्जैक्टली हुआ क्या, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट फर्स्ट में क्या हुआ, अमेंडमेंट फर्स्ट में कामेश्वर प्रसाद केस आया पटना हाई कोर्ट में। उसको नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट को एक अमेंडमेंट करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि आर्टिकल 19(1)(f जो है वो कंप्लीट एक एब्सोल्यूट राइट नहीं। इसी के साथ साथ 31A जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। 9th शेड्यूल को भी इंसर्ट किया गया। 31A में ये लिखा कि किन किन केसेस में गवर्नमेंट जो है या पार्लियामेंट जो है वो प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर सकती है। साथ ही साथ 9th शेड्यूल में ये लिखा गया कि कोई भी अगर एक्ट या लॉ 9th शेड्यूल में हम डालेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सुपरविजन से बाहर रहेगा, यानी कोर्ट उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। इन्हीं सारी चीजों के लिए आप देखेंगे आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। अब ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद जब स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक्विजिशन शुरू किए तो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं थी एस्टेट की प्रॉपर्टी की। अब ऐसे में 1964 में जब स्टेट्स के मर्जर्स हो रहे थे, कुछ लैंड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही थी, तो वहां पे क्लियर कट डेफिनेशन नहीं होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स को और पार्लियामेंट को एक प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए पार्लियामेंट को लगा कि एक और अमेंडमेंट की आवश्यकता है और हम लेके आते हैं 17th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को ही फर्दर रिफाइन किया गया। 31A को रिफाइन किया गया, साथ ही साथ आप देखेंगे 31B(c) में भी कुछ चेंजेस किए गए। अब यहाँ एग्जैक्टली ये कहा गया कि जो स्टेट की डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिफाइन कर देते हैं। 31A में स्टेट को फर्दर एस्टेट को और फर्दर इलेबोरेट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या कहा, एस्टेट क्या होगी, एस्टेट कोई भी ऐसा लोकल एरिया होगा, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा, लोकल इक्विवेलेंट होगा, यानी हर वो चीज एस्टेट हो सकती है जो किसी को कोई जागीर के नाम से जानता है, कोई किसी को इनाम के नाम से जानता है, कोई मुआफी के नाम से जानता है। कोई भी इस तरह की जो ग्रांट्स हैं जो कि मेड्रास और केरला में मिली हैं, जन्म जमम राइट्स के नाम से आप इन्हें जानते हैं। कोई भी ऐसी लैंड जो रेतवारी सेटलमेंट के अंडर किसी के पास है, या फिर कोई भी ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दी हुई है, या फिर कोई वेस्ट लैंड है, कोई फॉरेस्ट लैंड है, पैस्चर लैंड है, कोई भी ऐसी लैंड है जो कल्टीवेटर्स ने ऑक्यूपाई की हुई है, एग्रीकल्चर लेबर ने ऑक्यूपाई की है, विलेज आर्टिजन्स ने ऑक्यूपाई की है, इन सब को हम एक्विजिशन के लिए जब जब हमें करना होगा एस्टेट मानेंगे। देखो टर्म 31A में था एस्टेट। अब ये स्टेट को जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट अमेंडमेंट में इसकी डेफिनेशन नहीं थी क्या होता है स्टेट। जब जब स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट्स के नाम पे प्रॉपर्टी को या स्टेट्स को एक्वायर करने जाती थी तो उनको एक चैलेंज फेस करना पड़ता था कोर्ट ऑफ लॉ में, और कोर्ट भी कंफ्यूज रहता था क्योंकि कोर्ट के पास भी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं थी स्टेट की। और इस डेफिनेशन की एब्सेंस में बार बार जो को पार्लियामेंट के एक्विजिशन से उनको चैलेंज किया जाने लगा। इसलिए 17th अमेंडमेंट में सिंपल सी बात है इस तरह के चेंजेस किए गए। साथ ही साथ पर्सनल कल्टीवेशन के लिए भी कंपनसेशन की बात की गई, किस तरह से अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं तो क्या कंपनसेशन मिलेगा। एक टर्म था मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा मार्केट वैल्यू वही होगा जो हम फाइनलाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई आपको उस प्रॉपर्टी के 2 लाख दे रहा है तो आप हमसे भी 2 लाख मांगेंगे। हम कह रहे हैं, डीएम कह रहा है कि अगर वो 1 ही लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको 1 लाख ही मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपनसेशन मिलेगा। साथ ही साथ 9 शेड्यूल में 44 और नए एक्ट्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए। जल्दी से कोई रिवीजन कर लेते हैं। 9 शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया। इसमें डाले जाने वाला कोई भी लॉ जुडिशियल रिव्यू से बाहर था, लेकिन आपको याद होगा हमने डिस्कस किया हुआ है वामन राव जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि हम 9 शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और आईआर कोहेलो में तो ये कह दिया 2007 में कि कोई भी ऐसा लॉ जो डे 1 से 9 शेड्यूल में डाला हुआ है, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लेके टिल डेट 9 शेड्यूल में है,
उस सब को सुप्रीम कोर्ट जो है या कोर्ट ऑफ लॉ जो है जुडिशियली रिव्यू कर सकता है। ये सारी बातें जो है 17th अमेंडमेंट में हुई। अब चैलेंज किया गया, जल्दी से इस पे भी क्विक रिकैप देख लेते हैं। जब ये एक्ट पास हुआ तो गोलकनाथ जो थे, दो गोलकनाथ ब्रदर्स हैं, ठीक है, अब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर हो गई। पंजाब में 500 एकड़ का फार्म था, उसे एक्वायर कर लिया गया। इन्होंने उसको चैलेंज किया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसेंटिंग जजमेंट दी अभी तक। कहा फंडामेंटल राइट जो है वो नेसेसरी है, 19(1)(f) जो है वो एब्सोल्यूट है। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते, इसलिए फंडामेंटल राइट्स नॉन अमेंडेबल इन नेचर है। कोई भी फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 68 में जो टर्म है लॉ, वही आर्टिकल 13 में हम उसे, आर्टिकल 368 में जो टर्म है अमेंडमेंट, उसी को हम आर्टिकल 13 में लॉ मानेंगे। यानी आर्टिकल 368 में आपने कोई अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 13 के चलते वो किसी फंडामेंटल राइट के साथ इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो पार्लियामेंट की एक लंबे समय से 17 अमेंडमेंट्स करती आ रही थी, अब तक तो 19 अमेंडमेंट हो गए थे 67 68 तक। तो जब जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए वो तो ठीक है, कोर्ट ने कहा कि अब उनको तो हम रोल बैक नहीं कर सकते, लेकिन नया अमेंडमेंट हम अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए क्लियरली कह दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल नेचुरल राइट्स की तरह हैं और ये पार्लियामेंट के परव्यू से, अमेंडिंग पावर से बाहर रहेंगे। अब पार्लियामेंट कैसे चुप बैठती, पार्लियामेंट ने भी कुछ रिस्पॉन्स किया। 24th अमेंडमेंट 1971 को पास किया और कुछ चेंजेस किया आईसी गोलकनाथ जजमेंट को नलीफाई करने के लिए। 24th अमेंडमेंट हम जल्द ही पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी, तब तक के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये सीरीज ऑफ अमेंडमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है और वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। सो अल्टीमेटली मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए ये सीरीज देखते रहिए। आएंगे अगले में 18th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट, इस तरह से सारे अमेंडमेंट्स एक एक करके करेंगे। इस तरह से आपको अमेंडमेंट भी याद हो जाएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ है। आशा करता हूँ सीरीज अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।